हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेनेसा, जो कि जैकोबिन एज, एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ, इन सारे पार्ट्स में डिवाइड था। और वैसे भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही लिख दिया जाए कि जॉन ड्राइडन, लिखा हुआ है जॉन ड्राइडन, ये कौन सी एज के थे, या पूछ लिया जाए कि जॉन मिल्टन साहब ये कौन सी एज के थे, शेक्सपियर कौन सी एज के थे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जिसमें हमने रेनेसा इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। द न्यू क्लासिकल पीरियड जो कि 1660 से शुरू हुआ था और चला था 1798 तक, जिसे बोलते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड मतलब नया क्लासिकल पीरियड, क्योंकि इससे पहले भी और भी हुआ था। तो कह सकते हैं ये 3 भागों में डिवाइड था। पहला था रेस्टोरेशन पीरियड। तो जो रेस्टोरेशन पीरियड था ये चला था 1660 से 1700 तक। 1660 से चला था 1700 तक। इसी को कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन। एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। वैसे बता देते हैं कि एज ऑफ ड्राइडन जो है इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे, जिन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी लिखकर अपना नाम फेमस किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये था, मतलब उन्हीं के कार्य के लिए ये एक डोमिनेंट एक करेक्टर थे, इसलिए कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन। और रेस्टोरेशन पीरियड तो है ही। और सेकेंड जो डिवाइड है वो ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज बोलते हैं या बोलते हैं एज ऑफ पॉप, क्योंकि इस वाले एज में, ऑगस्टन एज में, पॉप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे, इसलिए इसे कहते हैं एज ऑफ पॉप। ये चला था 1700 से 1745 तक। उसके बाद आता है नंबर 3 एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी है और ट्रांजिशनल है और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो इस तरह से 3 एज हैं ये, मतलब तीनों बोलते हैं इसे, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर जॉनसन इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर थे। तो ये था 1745 से 1798 तक। तो इस तरह से द न्यू क्लासिकल एज के लिए 3 भागों में बांटा गया है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज और ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आगे देखते हैं 18th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में हैज बीन कॉल्ड, इसे कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज। जो 18th सेंचुरी है इसी के लिए बोलते हैं हम लोग न्यू क्लासिकल एज। द राइटर्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज, जो न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स हैं, उन्होंने प्रयास किया था नकल करने का, इमिटेट करने का द स्टाइल ऑफ रोमन एंड ग्रीक। रोमन और ग्रीक और कहते हैं फ्रेंच, इन सभी राइटरों का नकल करने का उन्होंने प्रयास किया था। और 18th सेंचुरी के लिए, जो 18th सेंचुरी है, इसे न्यू क्लासिकल एज आखिर बोला क्यों जाता है? ऐसा कौन सा रीजन है जो कि 18th सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज? तो बिकॉज इट्स राइटर्स, क्योंकि इसके जो राइटर थे, लुक्ड बैक, इन्होंने पीछे देखा, टू द आइडियाज एंड आर्ट फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल टाइम। जो क्लासिकल टाइम था, एक क्लासिकल टाइम्स के जो विचार थे और उनकी जो कला थी, कला फॉर्म जो थी, उसे नकल करने का प्रयास किया था, कि उसी की भी नकल कर रहे थे, इसलिए इसे बोला गया था न्यू क्लासिकल एज। तो आगे देखते हैं, जैसा कि रेस्टोरेशन पीरियड सबसे पहले नंबर पे आता है। रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड या ऐसे कह सकते हैं एज ऑफ ड्राइडन, ये चला था 1660 से 1700 तक। तो इसे आखिर रेस्टोरेशन पीरियड क्यों बोला जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। द पीरियड 1660 से 1700 तक, जो पीरियड था 1660 से 1700 तक, इसे कहते हैं रेस्टोरेशन एज और द एज ऑफ ड्राइडन। इसी को बोलते हैं रेस्टोरेशन एज, इसी को बोलते हैं एज ऑफ ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वाज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण राइटर थे, प्रतिनिधित्व करने वाले राइटर थे, जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। अगर बात करें कि भाई दिस एज इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, ये जो
एज है, इसे आखिर रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है? तो बिकॉज, क्योंकि मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, जो मोनार्की था, सिंहासन जो का या राजा का जो शासन था वो रिस्टोर हुआ था इन इंग्लैंड। क्योंकि इससे पहले जो था 1652 से लगभग 1660 तक कोई इंग्लैंड का राजा था नहीं, तो जो प्यूरिटन जो लोग थे उनका शासन चलता था। तो इसके बाद में जब 1660 आई, 1660 में जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठा, इंग्लैंड का राजा हुआ इन इंग्लैंड में, तो उसी के लिए जब कैसे मतलब कह सकते हैं रिस्टोर किया द एटमॉस्फेयर ऑफ गेटी, प्रसन्नता का वातावरण, एक प्रसन्नता के वातावरण का निर्माण किया। चीयरफुलनेस ऑफ लाइसेंसियसनेस, स्वच्छाधारी की एक भावना, एंड मोरल लेक्सिटी, शिथिलता की एक जो नैतिक ढीलापन था, रिस्टोर्ड, इन सबको पुनः प्राप्त किया गया। ये कह सकते हैं 1660 में चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड की जब गद्दी पर बैठा तो बहुत सारी चीज़ों को रिस्टोर किया गया। पहले की तरफ प्रसन्नता प्राप्त की गई, लोगों ने स्वेच्छा से कार्य किया, राइटर्स थे उन्हें भी थोड़ी छूट थी, कैसे भी लिखो, क्योंकि इससे पहले जो राइटर्स थे वो कुछ उन्हें जैसे सेक्सुअल वगैरह इसके बारे में लिखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठा तो उसने पूरी राइटर्स को छूट दे दी, जैसा चाहें आप लिख सकते हैं, किसी के बारे में लिख सकते हैं आप। तो चार्ल्स सेकेंड, अब ये चार्ल्स सेकेंड जो था, चार्ल्स सेकेंड के लिए फ्रेंच से ये हार गया था, फ्रेंच ने इसे डिफीट कर दिया था, एंड केम बैक टू इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड वापस आ गया और वहाँ का राजा बन गया। द थिएटर्स वर रीओपन्ड 1660 में थिएटर भी खुल गए, और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के समय देयर वाज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी कॉल में हुई। मतलब रेस्टोरेशन एज में ही साइंस ने सबसे अधिक प्रोग्रेस की। थिएटर्स की बात की जाए तो 1642 में जितने भी थिएटर्स थे इंग्लैंड में वो सब बंद कर दिए गए थे। तो इस तरह से जितने भी थिएटर्स में परफॉर्मिंग्स होती थी, नाटक प्ले होते थे, वो सब कुछ प्रक्रिया बंद हो गई थी। लेकिन कब तक? 1660 तक या 59 तक। जैसे ही 1660 में चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला उसने काम ये किया, जितने भी थिएटर्स थे उन्हें खोल दिया, जितने भी थिएटर्स थे उन सभी थिएटर्स को रीओपन कर दिया, और जितने जो नाटक के या प्ले के जो परफॉर्म थे वो होने लगे। उसके बाद ये तो जैसे कि साइंस की बात हुई, साइंस ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस रेस्टोरेशन एज में ही की थी, बहुत सारी खोजें की गई थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के इतिहास में जो रॉयल सोसाइटी है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी रॉयल सोसाइटी की 28 नवंबर 1660 के लिए। एक तरह का ग्रुप ही होता है ये रॉयल सोसाइटी, कह सकते हैं। साइंस के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं, एसोसिएशन होती है। इन द रेस्टोरेशन पीरियड, और रेस्टोरेशन पीरियड में बीसी हम देखते हैं द राइज ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी। जब रेस्टोरेशन एज आया था तो दो पार्टियां थीं जो राइज हुई थीं। उन पार्टियों के नाम क्या थे? पहला था द विक्स थी, और सेकंड थी द टोरीज। ये दो पार्टियां थीं जो कि रेस्टोरेशन एज में आई थी, उत्पन्न हुई थी। और कहते हैं जैसे कि जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठा था, चार्ल्स सेकेंड जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसके जो अपोज में थे, जो विक पार्टी थी, जो विक्स वाली, ये तो इसके अपोज में थे, इसके विरोध में थे। लेकिन जो टोरीज थे ये इसके सपोर्ट में थे। किसके? चार्ल्स सेकेंड के। मतलब विक्स और टोरीज दो पार्टियां उभर कर आई थी रेस्टोरेशन एज में। जो विक्स थे वो विक्स पार्टी थी, वो चार्ल्स के विरोध में थी, और जो टोरीज थी वो इसके सपोर्ट में थी। लेकिन बात करें अगर लिटरेरी एबिलिटी की, जैसे कि जो राइटर्स थे, नए नए राइटर्स उत्पन्न हुए, उनके लिए पूरी छूट दी गई, तुम कैसे भी लिखो, तो उसमें दोनों ने सपोर्ट किया। मतलब जो पार्टियां थीं, द विक्स और एक पार्टी थी टोरीज, इन दोनों ने लिटरेरी एबिलिटी के लिए सपोर्ट किया। आप जैसा चाहें लिख सकते हैं, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और द प्रोटेस्टेंट एंड द कैथोलिक, इस समय जो दो धर्म थे, प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक, ये जो दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने थे।
मतलब इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती थी, इनके जो है स्ट्रेंजमेंट, मनमुटाव चलता रहता था, एक दूसरे के आमने सामने कभी आ जाया करती थी। द नेशन वाज प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट ये कह सकते हैं। द कैथोलिक वर पनिश्ड, जैसे कि जो राष्ट्र जो था उस समय इंग्लैंड का, वो प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट, उसमें अधिकतर सब क्या था, प्रोटेस्टेंट धर्म वाले थे। जब एक राष्ट्र में सभी धर्म वाले थे प्रोटेस्टेंट, तो उसमें कैथोलिक की कहाँ चल जाएगी, तो इसलिए इन्हें दंडित किया गया था। आगे डिस्कस करते। ड्यूरिंग दिस एज, इस एज के दौरान जो हीरोइक प्लेज थे वर इन ट्रेंड, जब रेस्टोरेशन एज आया था 1660 में, जब 1660 में रेस्टोरेशन एज आया था तो उसमें ट्रेंड था हीरोइक प्लेज का। और हीरोइक प्लेज जो थे, जो इन्फ्लुएंस्ड थे फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडीज, जो फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडीज हैं उनसे ये इन्फ्लुएंस थे, और हीरोइक ट्रेजेडी का बहुत बड़ा एक ट्रेंड था। हीरोइक प्लेज आर आल्सो कॉल्ड हीरोइक ट्रेजेडीज, जो हीरोइक प्ले हैं इन्हीं को कहा जाता है हीरोइक ट्रेजेडीज। जो जॉन ड्रैडन थे उन्होंने इन्वेंट किया था हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा के लिए ये कह सकते हैं इस टर्म को जॉन ड्रैडन ने इन्वेंट किया था। उनका जो प्ले था द कन्क्यूस्ट ऑफ ग्रेनेडा, जो कि इनका प्ले आया था 1670 में, ये प्ले था द कन्क्यूस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इस नाटक में जॉन ड्रैडन ने हीरोइक ड्रामा इस टर्म के लिए इन्वेंट किया था। और जैसा कि जो हीरोइक प्ले होते हैं, हीरोइक प्ले या हीरोइक ड्रामा या हीरोइक ट्रेजेडी, तीनों एक ही बात है। चाहे इसे कहें हीरोइक प्लेज, या इसे कहें हीरोइक ड्रामा, या इसे कहें हीरोइक ट्रेजेडी, तीनों एक ही बात है। और मॉडल्ड आफ्टर द फ्रेंच न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी, जो फ्रेंच की न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी थी उस पर ही मॉडल्ड होते थे हीरोइक प्लेज, हीरोइक ड्रामा कहें या हीरोइक ट्रेजेडी कहें। द हीरोइक प्ले वाज रिटन राइमिंग पेंटामीटर कपलेट्स, और ये राइमिंग पेंटामीटर कपलेट्स में लिखे जाते थे। द हीरोइक प्ले वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एपिक एंड रोमांस, जो हीरोइक प्ले थे कह सकते हैं एक तरह के ये एपिक थे। कैसे, ट्रेडिशनल एपिक माना जाता था और रोमांस माना जाता था। और बात करें इसके ड्रामाटिस्ट की, तो इसके जो अदर ड्रामाटिस्ट थे, एक तो हमने डिस्कस कर लिया जॉन ड्रैडन के बारे में, तो विलियम डेवनेंट हैं, थॉमस ऑडमे हैं, नेथनील ली हैं, जॉन क्रॉन हैं और जॉन बैंक्स हैं। ये सब अदर ड्रामाटिस्ट हैं इसी के। अब बात आती है रेस्टोरेशन कॉमेडी की, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है इज इंग्लिश कॉमेडी है। रेस्टोरेशन कॉमेडी एक इंग्लिश कॉमेडी है जो कि लिखी जाती है और परफॉर्म की जाती है इन द रेस्टोरेशन पीरियड, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई है, परफॉर्म की गई 1660 से 1700 तक, या कभी भी कहते हैं 1710 तक। 1660 से लेकर 1700 या 1710 तक, मतलब रेस्टोरेशन एज से लेकर। और जो रेस्टोरेशन एज है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी या इसी को कभी कभी बोला जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के पिता जो कहते हैं मीनेंडर हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का पिता कहा जाता है मीनेंडर के लिए। और रेस्टोरेशन कॉमेडी इसी को बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसी को बोला जाता है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, इसे बोला जाता है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। उसके बाद जो फ्रेंच ऑथर हैं मोलियर, मतलब फ्रेंच जो राइटर हैं मॉलियर, ये बेस्ट मतलब नोन, इन्हें अच्छी तरह से जाना जाता है प्लेराइट फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लिखा है, जिनका नाम है मॉलियर। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती क्या है? तो कह सकते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, ये इस तरह की कॉमेडी होती है विच सैटराइज, जो व्यंग करती है मैनर्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, जो उस समकालीन जो उनके समय की जो सोसाइटी है उस पर व्यंग करती है, उसमें मतलब कटाक्ष करती है, बुराई निकालती है, कमी निकालती है या दोष निकालती है। जैसे कि आजकल ये
कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो है उसमें देखते हैं तो जैसे दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं तो जो है किसी की नकल करते हैं या फिर किसी हीरो की नकल करते हैं, या आजकल टिकटॉक पर कॉमेडी चल रही है, किसी ने कैसे कपड़े पहन लिए, किसी ने कुछ पहन लिया लोगों को हंसाने के लिए। तो कहने का मतलब इस तरह के ये मैनर्स जो करते हैं वो होती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द फेमस राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसके जो फेमस राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम आता है विलियम कॉनग्रीव का, फिर है विलियम बाइकेरली, उसके बाद रिचार्ड ब्रिंसली और जॉर्ज इथर्ग, जॉन वैनब्रग। ये सभी राइटर्स हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, जो कि जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। और ये जो राइटर हैं जॉन ड्राइडन, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है रेस्टोरेशन एज के। इनकी जो हीरोइक ट्रेजेडी हैं जैसे कि ऑल फॉर लव है, ये ऑल फॉर लव ये जो है एक ट्रेजेडी है। और विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है एंटोनियन क्लेपेत्रा जो कि रोमन प्ले है, इस पर ये बेस है। जिस तरह से ये इसकी स्टोरी है उसी के आधार पर जॉन ड्राइडन ने लिखा है ऑल फॉर लव। और फिर है राइवल लेडीज़ है और टायरेनिक लव है, ये सब इनकी हीरोइक ट्रेजेडी हैं। और उसके बाद आते हैं विलियम कॉनग्रीव। विलियम कॉनग्रीव जो हैं 1670 में इनका जन्म हुआ था, 1729 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जाने जाते हैं क्लेवर सैटारिकल डायलॉग के लिए। इनके कौन कौन से कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं? वे ऑफ द वर्ल्ड, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड, मॉर्निंग होता है वो शोक मनाना। ये थे विलियम कॉनग्रीव जिन्होंने ये कुछ कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेस्टोरेशन एज के बारे में, जो कि न्यू क्लासिकल एज में आता है। तो न्यू क्लासिकल एज का जो पहला पार्ट हो गया आज रेस्टोरेशन पीरियड का, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।